हेलो एवरीवन। मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। ठीक है, मेरा नाम है सुप्रिया और मैं अभी एमएससी फोर्थ सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। थोड़ा सा आपको बता भी देती हूँ आज की वीडियो में क्या देखने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोग 2022 के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं अच्छे तरीके से। इस क्लास का मकसद होना चाहिए कि अगर आप लोग ये वीडियो लेक्चर देख लेते हैं तो इस वीडियो लेक्चर के बाद आप लोग के पास एक काम है कि आप लोग को एक रफ कॉपी निकालना है, एक पेन निकालना है और क्वेश्चन लेना देखना है, क्वेश्चन बैंक खोलना है और क्वेश्चन बैंक से ईच एंड एवरी क्वेश्चन को अपने नोटबुक में बनाना है बिना देखे हुए। लेकिन उससे पहले आप लोग को ये लेक्चर देखना होगा और इस लेक्चर से हम लोग 2022 के पूरे क्वेश्चनों को याद करेंगे। 4 वीडियो रहेगा, 2022, 2021, 2020, 2019 और 4 साल का क्वेश्चन करके जाएंगे। और मैं आप लोगों को लिख के देती हूँ कि आप लोगों का इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग का एग्जामिनेशन है 18 को और फर्स्ट शिफ्ट में ही है तो 18 को तो छोड़ ही दीजिए। 17 का दिन होता है ट्रू फॉल्स के लिए, तो 17 को भी छोड़ ही दीजिए। और आज कितने तारीख है? आज मेरे ख्याल से 15 था, तो आप लोगों के पास सिर्फ 16 एक दिन का टाइम है। तो क्यों ना एक दिन में एक दिन में 4 वीडियो मुझे बनाना है, 4 साल का क्वेश्चन करना है, हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट n+1 p(n+1) इक्वल टू 2n+1 इंटू एक्स पी एन माइनस एन पी माइनस 1। देखिए सबसे पहले एन पी माइनस 1, तो हम सबसे पहले आप लोग को एक बात बताएं। देखिए आप लोग को एग्जामिनेशन में या तो पी एन हो या तो जे एन हो, या तो पी एन हो या तो जी एन हो या तो एच एन हो, इन तीनों में से एक तो आप लोग के एग्जामिनेशन में फिक्स ही है। तो आप लोग को ये तीनों टाइप के क्वेश्चन के लिए आप लोग को एक पीएन वाला फॉर्मूला याद रखना होगा, एक एचएन वाला और एक जेएन वाला। तो इस क्वेश्चन में पीएन है तो हम लोग को पीएन वाला फॉर्मूला याद रखना होगा। तो जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है पीएन का? तो पीएन का जनरेटिंग फंक्शन होता है 1 - 2xt प्लस टी स्क्वायर के पावर 1 - 2 इक्वल टू समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी टी के पावर n पी एन एक्स। क्या होता है आप लोग का जेनेटिंग फंक्शन ऑफ पीएन? क्या होता है? आंख बंद कीजिए और बोलिए जेनेटिंग फंक्शन ऑफ पीएन क्या होता है? 1 - 2xt प्लस टी स्क्वायर के पावर -1/2 इक्वल टू समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 और t के पावर n पी एन एक्स। और ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब हम लोग ये जेनेटिक फंक्शन पीएन लिख लेंगे, इसके बाद हम लोग इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम लोग? टी के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो पहले तो ये आप लोग का ये एक्स स्क्वायर एक्स के पावर एन है, तो एक्स के पावर एन का क्या डिफरेंस होता है? एन एक्स एन इंटू एक्स के पावर n-1। तो ये कर लेंगे, फिर उसके बाद अंदर में जो फंक्शन है उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वल टू इधर राइट साइड में आप लोग को n इक्वल टू 0 से लेकर 5 था, तो हम लोग अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो n इक्वल टू हम लोग का 5 से लेकर इन्फिनिटी तक मान लीजिए। ठीक है, n इक्वल टू कोई 5 मान लेते हैं, 5 से लेकर इन्फिनिटी तक है और इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो ये होगा। फिर जो भी कटने वाला है उसको काट लेंगे और हम लोग का यहाँ पे 1 - 2xt प्लस टी स्क्वायर और ये हम लोग का आ गया। ठीक है, यहाँ तक। फिर हम लोग इसमें से क्या करेंगे? माइनस कॉमन ले, एक्स माइनस नहीं, कुछ कॉमन नहीं लेना है। यहाँ पे एक्स माइनस टी है इंटू दिस है, दिस है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग दोनों तरफ 1 - 2xt प्लस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? अब हम लोग दोनों तरफ 1 - 2xt प्लस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 - 2xt से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग कुछ इस टाइप से टर्म आएगा। तब हम लोग क्या करेंगे? एक्स माइनस टी इंटू दिस है, तो हम लोग यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे? जो हम लोग इक्वेशन 1 जो है, इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 जो हम लोग का जेनेटिक फंक्शन है वो यूज करेंगे हम लोग इक्वेशन। तो देखिए हम लोग का क्या है, जो इक्वेशन 1 को है ना, पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, तो हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन 1 जो था उसको हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, मतलब 1 - 2xt के पावर -1/2 का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे? उसमें पुट कर देंगे। ठीक है, और हम लोग ये हाँ यहाँ तक ठीक है, तो हम लोग यहाँ पुट कर दिए वैल्यू। पुट करने के बाद हम लोग का ये आ गया। फिर हम लोग क्या करिए? उसके बाद हम लोग पुट करने के बाद ये आ गया। हम लोग x इंटू पूरा कर देंगे, फिर मतलब x वाले को पूरा से मल्टीप्लाई, फिर माइनस टी को पूरा से मल्टीप्लाई, तो ये वाला टर्म आएगा और इक्वल टू इधर ये वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब आ गया। तो यहाँ पे ये तक, यहाँ तक तो ठीक है। और फिर हम लोग राइट साइड में करेंगे तो 1 से पहले मल्टीप्लाई 1 इंटू दिस, फिर -2xt इंटू दिस और प्लस टी स्क्वायर इंटू दिस। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या देखेंगे? जो भी एक तरह का मतलब इसको अच्छे से एक्सपेंड कर लेंगे, जो भी अपना कटने उठने वाला है अच्छे से एक्सपेंड कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग टी के पावर n और ई के अरे सॉरी, हाँ यही हम लोग कर रहे थे ना, एक इसी कर रहे थे ना। हाँ, ये डिफ्रेंशिएट वगैरह कर लिए थे, कुछ बंद नहीं ना हुआ। ठीक है, ये डिफ्रेंशिएट वगैरह कर लिए थे हम लोग, ये यही कर रहे थे हम लोग। नहीं, पीएन वाला नहीं था, वो 2022 कर रहे थे ना। तो ये हम लोग का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी का, हाँ ये कर रहे थे, ये सब कर लिए थे। 1 - 2x से मल्टीप्लाई कर लिए थे और फिर हम लोग का पुटिंग इक्वेशन 1 इन टू कर लिए थे, ये सब कर लिए थे हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग
टी के पावर एन के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे पूरे इक्वेशन में। तो टी के पावर एन अगर इसमें से इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स पी एन आ जाएगा। यहाँ पे टी के पावर ये एन प्लस वन है, तो यहाँ पे हम लोग का टी के पावर एन चाहिए तो हम लोग का पी एन माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसमें से भी इक्वेट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी देखेंगे कॉमन निकलने वाला है एक तरफ, तो एक तरफ कॉमन निकाल लेंगे और हम लोग को कुछ इस तरीके का टर्म आ जाएगा। ठीक है, अपना कॉमन निकाल लेंगे, कटने उठने वाला होगा तो काट लेंगे और फिर हम लोग का जो प्रूफ करने वाला होगा वो कर लेंगे। तो हम लोग को ये पूरा लाइन बाई लाइन याद करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग को ये क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, एकदम ध्यान से देखिए। क्वेश्चन को देख रहे हैं, हाँ क्या देख रहे हैं, पीएन वाला क्वेश्चन है। तो पीएन वाला क्वेश्चन है तो आप लोग को पीएन एक्स का जेनेटिक फंक्शन पता होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं जेनेटिक फंक्शन ऑफ पीएन एक्स का क्या होता है, 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर के पावर 1 माइनस 1/2 इक्वल टू समेशन ऑफ एन इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी टी के पावर एन। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर समेशन ऑफ एन इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। तो हम लोग इसको सॉल्व कर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा, टी के पावर एन और इंटू पी एन हो जाएगा। ये इक्वेशन हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो हम लोग डिफरेंशिएट करके ये वाला टर्म आ जाएगा। उसको डिफरेंशिएट करने के बाद हम लोग अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर से हम लोग 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग इक्वेशन 2 बना लेंगे और हम लोग इक्वेशन 1 को पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। तो हम लोग को वहां से एक वैल्यू आ जाएगा। जब वैल्यू आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग टी के पावर एन के पावर हम लोग इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ टी के पावर एन। और हम लोग इसको इक्वेट करने के बाद हम लोग का जो इक्वेशन आएगा उसमें इक्वेशन में 3 5 करके हम लोग को जो प्रूफ करना है उसको प्रूफ कर लेंगे। तो इतना ही बात ध्यान में रखना है। ठीक है, 2 का एक क्वेश्चन नंबर देख के आप लोग के दिमाग में क्या आ रहा है, 2 के एक क्वेश्चन नंबर देख के दिमाग में एक ही बात आ रहा है कि प्रूव दैट n प्लस 1। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हम लोग जानते हैं जेनेटिक फंक्शन क्या होता है। तो जेनेटिक फंक्शन हम लोग लिख लेंगे। जेनेटिक फंक्शन के पता होने उसको हम लोग टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। टी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करने के बाद क्या है, टी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करने के बाद हम लोग का जो भी वैल्यू आएगा टी के रिस्पेक्ट में हम लोग का डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आएगा ना, टी के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंस जो भी वैल्यू आएगा उसमें 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग जो भी इक्वेशन आएगा वो हम लोग इक्वेशन 1 को पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, और हम लोग इक्वेशन 1 को पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। उसका जो भी क्वेश्चन आएगा उसका हम लोग टी के पावर एन के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के बाद थोड़ा बहुत इधर उधर कॉमन वगैरह लेंगे, काटने वाला काट उठ लेंगे और फिर जो प्रूफ करने वाला है वो प्रूफ हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये आप लोग आसानी से बना लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 के बी को बनाएंगे। ठीक है, 2 का ये हो गया। अब देखिए हम लोग का 2 के बी में क्या कहता है, ये हम लोग कर लिए। तो 2 के बी में बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। डेल यू अपन डेल एक्स इक्वल टू 4 ऑफ डेल यू अपन डेल वाई है। तो हम लोग इसको ये करना है। तो हम लोग का गिवन दैट है इक्वेशन ये, हम लोग इसका सॉल्यूशन मान लेंगे यू इक्वल टू एक्स वाई। यू इक्वल टू क्या मान लेंगे, एक्स वाई मान लेंगे इसका सॉल्यूशन। अब डेल यू अपन डेल एक्स निकाल लेंगे, डेल यू अपन डेल वाई निकाल लेंगे, फिर इसमें डाल देंगे और दोनों को इक्वल के पुट कर देंगे। फिर आप लोग को 1 और 3 से और 2 और 3 से इक्वेशन 2 बना लीजिएगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू आ जाएगा। तो यू ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई, मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन। हम लोग को क्वेश्चन कंडीशन दिया हुआ है क्या, जैसे x इक्वल टू 0 मतलब u ऑफ 0y क्या होगा, तो ये होगा। तो x इक्वल टू 0 डाल के हम लोग इसको इक्वेट कर लेंगे कंपेयर करके। तो हम लोग का यहाँ से c1 c2 का वैल्यू, ठीक है, c1 c2 का वैल्यू आ जाएगा, c1 c2 का वैल्यू आ जाएगा और k का वैल्यू आ जाएगा, और हम लोग c1 c2 और k का वैल्यू इसमें डाल देंगे तो हम लोग का जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है वो आ जाएगा। तो बहुत ही इजी था क्वेश्चन नंबर 1 मिनट भी नहीं लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग है ना मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेरिएबल से बहुत सारा क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, अलग अलग में अलग अलग रहता है। क्या करना होता है इसमें, सबसे पहले हम लोग का क्या होता है, लेट द रिक्वायर्ड सोल्यूशन मान लेते हैं। रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या मान लेते हैं, यू इक्वल टू एक्स वाई। हम लोग डेल यू अपन डेल एक्स निकाल लेंगे, डेल यू अपन डेल वाई निकाल लेंगे, दोनों को पुट कर देंगे। दोनों का जो भी इक्वेशन आएगा उसको के बराबर पुट कर लेंगे। 1 और 3 और 2 और 3 बना के 2 इक्वेशन बना लेंगे, एक एक्स और एक वाई निकाल लेंगे और यू इक्वल टू एक्स वाई दोनों का वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है एक्स इक्वल टू 0 डाल देंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसको कंपेयर करके हम लोग वाई का वैल्यू के का वैल्यू और कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लेंगे और उसमें डाल देंगे, हो जाएगा। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, तो इसको हटाइए। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, ऑब्टेन वेव इक्वेशन इन 1 डायमेंशनल। तो ये आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग को इसके लिए एक ये क्वेश्चन अच्छे से कीजिएगा। 1 डायमेंशनल में वेव इक्वेशन को कैसे डिराइव करेंगे। तो 1 डायमेंशनल में वेव इक्वेशन डिराइव करने के बाद आता क्या है वो मैं बता देती हूँ। 1 डायमेंशनल में वेव इक्वेशन जो होता है वो होता है डेल स्क्वायर यू अपन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपन डेल एक्स स्क्वायर। तो ये होता है। तो हम लोग इसको कैसे फॉर्मेशन करेंगे, तो आप लोग को एक डायग्राम देखना है। एक डायग्राम मैं बनाती हूँ, इस डायग्राम को देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग का एक डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए पहले पार्टिकल था यहाँ पे x, अब यहाँ पे आ गया पार्टिकल x प्लस डेल्टा x पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ टेंजेंट होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ टेंजेंट होगा। यहाँ पे एक टेंजेंट है, यहाँ पे टेंजेंट है। तो ये जो है ना टेंजेंट जो है वो इससे आप लोग का अल्फा एंगल बना रहा है और ये टेंजेंट इससे क्या बना रहा है, बीटा बना रहा है, ठीक है। और ये हम लोग का ये इसको मान लीजिए T1 है और ये है T2। तो अगर T1 है और ये अल्फा बना रहा है तो ये क्या हो जाएगा, T1 cos अल्फा,
और ये क्या हो जाएगा T2 साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो हम लोग का ये जो उससे लगता है वो कॉस पे वाला फॉर्मेट रहता है, तो ये T2 कॉस बीटा देगा, और ये T2 ये तो T1 है ना, और ये T2 साइन बीटा देगा। तो ये हम लोग का सारा वैल्यू आ गया। ठीक है, अल्फा बीटा समझ गया, T1 T2 से हम लोग कंपोनेंट वगैरह निकाल लिए। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ पे ये तो है हम लोग का, ये तो डायग्राम हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वी कंसीडर अ टाइटली स्ट्रेस्ड एक्स इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल एंड फिक्स इट एट इन पॉइंट एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू। तो हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग इलास्टिक स्ट्रिंग कंसीडर करेंगे जिसका लेंथ एल है। एक हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग इलास्टिक कंसीडर इलास्टिक स्ट्रिंग विथ लेंथ एल विथ टू फिक्स्ड पॉइंट एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू एल। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, वी शैल ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ स्ट्रिंग अंडर द फॉलोइंग कंजम्पशन। हम लोग जो है अब क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग का इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए तीन कंडीशन को मानना होगा। पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन द स्ट्रिंग इज परफेक्टली फ्लेक्सिबल एंड ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू बेंडिंग। पहला क्या बोल रहा है, पहला बोला जो स्ट्रिंग है ना वो हम लोग का परफेक्टली इलास्टिक है, इसमें कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा है। पहला कंडीशन क्या है, द ऑफर्स, क्या लिखेंगे, पहला कंडीशन लिखेंगे द स्ट्रिंग इज परफेक्टली फ्लेक्सिबल एंड ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू बेंडिंग। क्या है, द स्ट्रिंग इज परफेक्टली फ्लेक्सिबल एंड ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू बेंडिंग। क्या दी दूसरा उसका क्या है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज टेंजेंटियल टू द डैश ऑफ द स्ट्रिंग एट ईच पॉइंट। ठीक है, कर्व टेंजेंटियल टू द कर्व ऑफ द स्ट्रिंग एट ईच पॉइंट। क्या बोला है, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज टेंजेंटियल टू द कर्व, मतलब बोल रहा है क्या, किसी स्ट्रिंग का जो टेंशन होगा वो क्या होगा, उसका टेंजेंटियल होगा, तो उसके टेंजेंट में हम लोग टेंशन कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, आप लोग का ये फर्स्ट हम लोग देख लिए। सेकंड कंडीशन क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे स्ट्रिंग में ओनली इन वर्टिकल डायरेक्शन देयर इज नो मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सेकंड कंडीशन क्या मानेंगे हम लोग, वेव इक्वेशन को प्रूव करने के लिए सेकंड कंडीशन मानते हैं कि स्ट्रिंग जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मूव नहीं कर रहा है। मतलब जो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या हो जाना है, जीरो होना चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सम ऑफ द फोर्सेज ऑफ इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मस्ट बी जीरो। तो आ जाएगा सम ऑफ द फोर्सेज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मस्ट बी जीरो। तो हॉरिजॉन्टल में क्या कौन कौन फोर्स है, T2 cos बीटा, इधर लेफ्ट में तो माइनस T1 cos अल्फा, ये जीरो के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग का T2 cos बीटा इक्वल टू T1 cos अल्फा दोनों बराबर होगा। इसको हम लोग टी एक कांस्टेंट मान लेते हैं, मतलब T2 cos बीटा टी के बराबर है, T1 cos अल्फा टी के बराबर है। तो हम लोग का पहला कंडीशन क्या देखे, पहला कंडीशन देखेगा कि स्ट्रिंग में कोई भी आप लोगों का रेजिस्टेंस नहीं दे रहा है, ऑफर कर रहा है। सेकंड कंडीशन क्या देखे, सेकंड कंडीशन में देखेगा स्ट्रिंग मूव ओनली इन वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब सम ऑफ द ऑल द फोर्सेज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या हो जाएगा, मस्ट बी जीरो। तो वहां से हम लोग का ये क्वेश्चन आ जाएगा। थर्ड नंबर क्या आ जाएगा, थर्ड नंबर आ जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्सेज ऑन द स्ट्रिंग इज नेग्लेक्टेड। तो थर्ड में थर्ड कंडीशन क्या लिखेंगे, थर्ड कंडीशन एजम्पशन क्या मानेंगे, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो देन बाय न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सीलरेशन इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स। मास क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा आप लोग का m इनटू डेल्टा एक्स। मास क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा m इनटू डेल्टा एक्स। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर यू अपन डेल टी स्क्वायर। और रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स की बात किया जाए तो आप लोग का रिजल्टेंट फोर्स इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आप लोग जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही। तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स क्या लगेगा, T2 साइन बीटा माइनस T1 साइन अल्फा। तो हम लोग T2 साइन बीटा माइनस T1 साइन अल्फा कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस इक्वेशन में T से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग का m डेल्टा x अपन T ये आ जाएगा। अब T2 साइन बीटा अपन T है, और यहाँ पे T1 साइन अल्फा अपन T है। तो T2 साइन बीटा है टी इक्वल टू किसको माने थे, T2 cos बीटा को, और T1 टी को एक बार माने थे टी जो cos अल्फा के भी बराबर है। तो हम लोग को यहाँ से काट के हम लोग का डेल्टा स्क्वायर यू अपन डेल्टा टी स्क्वायर, और यहाँ पे टी अपन एम इधर आ जाएगा, और टी अपन एम डेल्टा एक्स यहाँ आ जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगा। अब हम लोग का ये है, ये जो साइन बीटा अपन cos बीटा है, और यहाँ साइन अल्फा अपन cos अल्फा। तो साइन बीटा अपन cos अल्फा क्या होता है, tan बीटा होता है, और ये क्या होता है, tan अल्फा होता है। और tan बीटा क्या होता है, स्लोप। स्लोप क्या होता है, एट पॉइंट बीटा, मतलब dy अपन dx किस पॉइंट पे, x प्लस डेल्टा एक्स पे, और tan अल्फा dy अपन dx किस पे, एट पॉइंट x पे, और ये डेल्टा x जो है इधर नीचे भेज देंगे। अगर ये आप लोग का ये अगर ध्यान से देखिएगा तो ये डेफिनेशन है, किसका डेफिनेशन है, डेल स्क्वायर यू अपन डेल एक्स स्क्वायर का डेफिनेशन है। तो ये डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो करेंगे तो हम लोग का ये डी के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो डी स्क्वायर यू अपन डी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर ये आ जाएगा, और जहाँ पे सी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, सी स्क्वायर बराबर है आपके टी बाई एम के। ठीक है, टी बाई एम को हम लोग सी बाई एम मान लिए, और यही हम लोग का क्या है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। और इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन कहते हैं। तो चलिए आप लोग एग्जामिनेशन में अगर आप लोग को आता है कि वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन डिराइव कीजिएगा, सबसे पहले क्या कीजिएगा, कंसीडर ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल विच इज फिक्स्ड एट 2 पॉइंट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू l। ठीक है, फिर now we have to find wave of equation in one dimensional, we must consider these following assumption। फर्स्ट कंडीशन मान लेंगे, क्या लिखेंगे, the string offers, the string does not offer any resistance to the string offers resistance as जो भी कंडीशन है फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट एक बार याद कर लेते हैं। हाँ, द स्ट्रिंग इज परफेक्टली फ्लेक्सिबल। हाँ, क्या लिखेंगे सबसे फर्स्ट कंडीशन, द स्ट्रिंग इज परफेक्टली
फ्लेक्सिबल एंड नो ऑफर्स टू रेजिस्टेंस फॉर बेंडिंग। सेकंड कंडीशन क्या लिखेंगे? सेकंड कंडीशन लिखेंगे द स्ट्रिंग इज मूव ओनली इन वर्टिकल डायरेक्शन नॉट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट मींस सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेज इज इक्वल टू जीरो। जो भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेज है आप लोग का T2 cos बीटा माइनस T1 cos अल्फा इक्वल टू जीरो कर लेंगे और ये दोनों को इक्वल टू टी के पुट करके एक इक्वेशन बना लेंगे। T2 cos अल्फा इक्वल टू टी के बराबर मान लेंगे। फिर थर्ड क्या लिखेंगे? थर्ड लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी नेग्लेक्टेड। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स। मास की जगह पे m इनटू डेल्टा x लिखेंगे, एक्सेलरेशन की जगह पे डेल स्क्वायर u अपन डेल टी स्क्वायर लिखेंगे और रिजल्टेंट फोर्स की जगह पे T2 sin बीटा माइनस T1 sin अल्फा लिखेंगे। फिर क्या करेंगे? इस क्वेश्चन में टी से डिवाइड करेंगे और फिर टी से डिवाइड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? इसे डिवाइड करने के बाद हम लोग टी की जगह पे वो एक बार हम लोग कॉस बीटा और एक बार हम लोग कॉस अल्फा रख के वहाँ पे टेन के फॉर्मूले टेन बीटा माइनस टेन अल्फा ले आएंगे। टेन बीटा टेन अल्फा क्या है? स्लोप है। स्लोप है मतलब एक है डी वाई अपन डी एक्स एट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक है डी वाई डी एक्स एट एक्स, ठीक है। और हम लोग यहाँ डेल्टा एक्स नीचे भेज देंगे और ये जो फॉर्मूला आ जाएगा वो डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर का आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या डाल देंगे? डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, ये हम लोग इसमें वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। वैल्यू डाल देंगे तो हम लोग का ये प्रूफ हो जाएगा। इसका हम लोग इसका बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशन को लिख देंगे। बाउंड्री कंडीशन क्या कहता है कि अगर हम लोग x इक्वल टू जीरो लेते हैं, ठीक है, या फिर x इक्वल टू एल लेते हैं तो हम लोग का उसका वैल्यू क्या देता है? जीरो देता है। अगर x इक्वल टू जीरो मतलब u ऑफ जीरो टी लेते हैं तो जीरो आएगा, अगर u ऑफ एल टी लेते हैं तो जीरो आएगा। ये बाउंड्री कंडीशन कहता है। इनिशियल कंडीशन क्या कहता है? t इक्वल टू जीरो लेते हैं तो वो हम लोग का u ऑफ एक्स जीरो जो है वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर आता है एफ एक्स। अगर हम लोग एट इक्वल टू जीरो लेते हैं डेल u अपन डेल टी जो है वो जीरो के बराबर आता है। तो ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग का क्या है? फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है? डिफाइन कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 एंड प्रूव दैट सम और डिफरेंस ऑफ टेंसर ऑफ द सेम काइंड एंड टाइप इज अगेन एन टेंसर ऑफ द सेम रैंक। मतलब बोला पहले कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर क्या होता है वो समझा दो और फिर आप लोग ये दिखा दो कि अगर हम लोग का सेम रैंक का टेंसर है तो उसका सम कीजिए या डिफरेंस कीजिए, सेम रैंक का टेंसर ही आएगा, ठीक है। तो हम लोग ये अभी चलिए, तो मैं आप लोगों को 2 का एक अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी कैसे की थी, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 के ए का हम लोग का पी वाला है तो हम लोग जेनेटिक फंक्शन पी वाला यूज किए थे। तो इसमें 1 माइनस टू एक्स टी प्लस टी स्क्वायर के पावर माइनस वन बाई टू समेशन ऑफ एन इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी टी के पावर एन पी एन एक्स होता है। तो हम लोग पहले इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए थे, फिर 1 माइनस टू एक्स टी प्लस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए थे। मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन 2 बना था, उसको इक्वेशन 1 का यूज इक्वेशन 2 में किए थे। फिर हम लोग का इक्वेशन बना था, फिर हम लोग उसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया है, मतलब मल्टीप्लाई अपना एक्स माइनस एक्स को पूरा से मल्टीप्लाई टी से, तो इसको पूरा मल्टीप्लाई करके इसको खोल दिए। अच्छे से खोलने के बाद हम लोग टी के पावर एन के पावर कोफिशिएंट को कंपेयर कर लिए, फिर जो भी वैल्यू आया उसको कॉमन वगैरह लेके काट पीट के हम लोग इसका आंसर ले आए। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन था तो इसमें क्या किए हम लोग का ये था, हम लोग यू इक्वल टू एक्स वाई इसका सोल्यूशन मान लिए, फिर डेल यू अपन डेल एक्स डेल यू अपन डेल वाई निकाले, फिर वैल्यू पुट किए है, उसके बाद दोनों इक्वेशन जो है उसको के इक्वल टू पुट कर लिए, फिर 1 और 3 से एक इक्वेशन, 2 और 3 से एक इक्वेशन बना के हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लिए, फिर वाई इक्वल टू यू इक्वल टू एक्स इंटू वाई की जगह पर रख दिए। फिर हम लोग जो कंडीशन दिया हुआ इनिशियल कंडीशन एक्स इक्वल टू जीरो डाल के हम लोग इसमें वैल्यू को एक्स इक्वल टू जीरो डाल के वैल्यू को हम लोग कंपेयर करके फिर सारा वैल्यू निकाल लिया, फिर इसमें डाल दिया। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या था? हम लोग का वेव इक्वेशन मानना था। तो वेव इक्वेशन के लिए हम लोग का इसमें हम लोग एक स्ट्रिंग कंसीडर किए थे जिसका लेंथ एल था और उसको दो फिक्स पॉइंट माने थे, एक एक्स इक्वल टू जीरो पे, एक एक्स इक्वल टू एल पे। फिर हम लोग क्या किए थे? हम लोग को ये फॉर डिटरमाइन द वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशनल वी हैव टू कंसीडर 3 एजम्पशन। फर्स्ट एजम्पशन क्या था? फर्स्ट एजम्पशन ये था कि द स्ट्रिंग इज परफेक्टली इलास्टिक एंड नो ऑफर्स टू रेजिस्टेंस फॉर बेंडिंग। और सेकेंड क्या था? सेकेंड था क्या कि string is move only in vertical direction। तो अगर if string is moving in only in vertical direction then horizontal component must be zero। horizontal component जो है, अगर हम लोग डायग्राम एक स्ट्रिंग बनाए थे, स्ट्रिंग में 2 पॉइंट लिए थे, 2 पॉइंट में जो हम लोग का उसका जो टेंजेंट था वही टेंजेंशियल फोर्स था और उसको हम लोग T1 T2 मान लिए थे। और उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिए थे तो वो हम लोग का T1 cos बीटा माइनस T1 cos अल्फा आया था और ये जीरो के बराबर आया था। तो ये दोनों इक्वल टू T2 cos बीटा इक्वल टू T1 cos अल्फा हो गया था और इसको हम लोग T के इक्वल टू पुट कर लिए थे और यहाँ से क्वेश्चन आ गया था। फिर थर्ड कंडीशन मान लिए थे ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी नेग्लेक्टेड। और फिर हम लोग जो फोर्स होता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स इक्वल टू एम ए। तो रिजल्टेंट फोर्स की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? जो हम लोग का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कब नहीं था, वर्टिकल डायरेक्शन में सिर्फ फोर्स था। तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स क्या था? T2 sin बीटा माइनस T1 sin बीटा। और मास की जगह पे m डेल x और एक्सेलरेशन की जगह पे डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर लिख देंगे। फिर t से हम लोग डिवाइड कर दिए थे। फिर हम लोग यहाँ पे t से डिवाइड करने के बाद एक बार t के जगह पे cos बीटा और एक बार t के जगह पे cos अल्फा रख के हम लोग इसको कंपेयर करके इधर राइट साइड में हम लोग का tan बीटा माइनस tan अल्फा आ गया था। tan बीटा और tan अल्फा क्या होता है? ये हम लोग का स्लोप होता है। तो स्लोप होता है तो tan बीटा बीटा किस पॉइंट पे था? x प्लस डेल्टा x पे, मतलब t इसके जगह पे हम लोग dy बाई dx एट
एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, और इसको उसको अल्फा tan अल्फा को एक्स प्लस डिवाइड बाई डी एक्स साइड एक्स पर लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो डेल्टा एक्स था इधर वाला उसको हम लोग उधर ले गए थे नीचे, और हम लोग का वो डी ए स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया था। ठीक है, डी क्या बन गया था, डी स्क्वायर यू, हाँ डी स्क्वायर यू अपन डी एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया था। यहाँ पे आप लोग का स्क्वायर छूटा हुआ है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो हम लोग का वहाँ पे वो फार्मूला बन गया था, और हम लोग का यही आ गया था। इसका तो हम लोग इसका जो इनिशियल कंडीशन और बाउंड्री कंडीशन होता है वो रख दिए थे, हम लोग का हो गया था। ये कंसीडर किया है, स्ट्रिंग कंसीडर किया, 3 एजम्पशन माने हैं। तो ये हम लोग परफेक्टली इलास्टिक है। कहने का मतलब यही है कि जो हम लोग टेंशन पे कोई भी स्ट्रिंग लेंगे ना वो कर्व के टेंजेंटियल होगा। तो हम लोग और उसके बाद हम लोग ये वाला मान लिए, फिर थर्ड भी मान लिए, इसको सॉल्व कर लिए, हम लोग का ये वैल्यू आ गया, फिर बाउंड्री कंडीशन इनिशियल कंडीशन लिख दिया, फिर हो गया था। ठीक है, तो ये तो 3 क्वेश्चन हम लोग अच्छे से कर लिए थे। ठीक है, अभी हम लोग 3 यूनिट में डिवाइड कर लिए। अब हम लोग देखते हैं डी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, डिफाइन कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2। आप लोग को कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर जो होता है ना वो रैंक 2 का जो होता है ना वो डिफाइन करना है। ठीक है, तो पहले वो उसी को डिफाइन कर लेते हैं। तो देखिए पहले एक होता है कॉन्ट्रावेरिएंट और एक होता है कोवेरिएंट, दोनों में अंतर समझिए। अगर कोवेरिएंट लिखेंगे तो हम लोग ए अल्फा बीटा लिखेंगे, अगर कॉन्ट्रावेरिएंट लिखेंगे तो ए अल्फा बीटा लिखेंगे। मतलब दोनों ए अल्फा बीटा ही है, लेकिन अगर हम लोग नीचे में लगाते हैं तो वो कोवेरिएंट होता है, और ऊपर में लगाते हैं तो हम लोग का क्या होता है, कंट्रावेरिएंट होता है। तो कंट्रावेरिएंट मतलब जैसे ए अल्फा बीटा ये कॉन्ट्रावेरिएंट है, मतलब इसका हम लोग का टेंसर निकालना, मतलब इसका ट्रांसफॉर्म करना है। टेंसर निकालने का मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्म करना। तो ए है, ये हम लोग को ए अल्फा बीटा निकालना है। तो कैसे निकालते हो देखिए, तो सबसे पहले इसको किसी में चेंज करेंगे। मान लीजिए हम लोग इसमें चेंज कर लेते हैं, यूवी में मान लेते हैं। तो अगर हम लोग यूवी में चेंज करते हैं तो ए एफ यूवी क्या लिखेंगे हम लोग, ए एफ यूवी में चेंज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये कॉन्ट्रावेरिएंट है, तो हम लोग यहाँ पे डेल अपॉन डेल और यहाँ पे डेल अपॉन डेल। अगर कॉन्ट्रावेरिएंट है तो मतलब जो यहाँ है वो यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लोग का अल्फा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल यू हो जाएगा। और यहाँ पे डैश दिया हो तो यहाँ पे डैश नहीं होगा, और यहाँ पे बीटा है तो यहाँ पे बी हो जाएगा। और हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक अल्फा बचा हुआ है बार के साथ आएगा, और बीटा बार के साथ आएगा। और इस तरीके से ये आप लोग का इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉन्ट्रावेरिएंट कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2। चलिए यहाँ पे देखिए कैसे हम लोग किए हुए, देखिए ध्यान से। यहाँ पे आप लोग को ए डैश है, देखिए इसमें डैश नहीं है, कॉन्ट्रावेरिएंट है मतलब अपोजिट रहेगा। यहाँ आई जे है तो यहाँ आई जे नहीं है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ए डैश आई जे है, कैसे लिखते हैं, तो ये आई जो को हम लोग किसी में न किसी में ट्रांसफॉर्म करेंगे, टेंसर है तो हम लोग आर एस में ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो ए आर एस। तो यही जो हम लोग का नया एलिमेंट है ना यहाँ आर एस आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई और जी आ जाएगा। यहाँ पे डैश है तो यहाँ पे डैश। तो ये हम लोग का कॉन्ट्रावेरिएंट है, ये जो हम लोग का है ना ये वाला, ये आप लोग का यही कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर है टेंसर 2 का। तो हम लोग थोड़ा सा लिखने का स्टेटमेंट समझ लीजिए। सबसे पहले लिखेंगे कंसीडर एन स्क्वायर क्वांटिटीज ए आई जे इन कोऑर्डिनेट सिस्टम दिस। हम लोग एक एन स्क्वायर क्वांटिटीज ए आई जे के फॉर्मेट में हम लोग एन स्क्वायर क्वांटिटीज ए आई जे कंसीडर किए कोऑर्डिनेट सिस्टम x1 से लेके x1 तक। इफ दिस एन स्क्वायर क्वांटिटीज आर ट्रांसफॉर्म टू अनदर एन स्क्वायर क्वांटिटीज, अगर ये एन स्क्वायर क्वांटिटीज को हम लोग किसी अनदर एन स्क्वायर क्वांटिटीज में ट्रांसफॉर्म करते हैं, और कोई भी अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, ए डैश आई जे मतलब हम लोग के पास एक एन स्क्वायर क्वांटिटीज है, हम लोग के पास क्या एन स्क्वायर क्वांटिटीज है ए आई जे इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम दिस। अगर हम लोग एन स्क्वायर क्वांटिटीज को ट्रांसफॉर्म करते हैं, अगर हम लोग एन स्क्वायर क्वांटिटीज को ट्रांसफॉर्म करते हैं कोई एक दूसरा एन स्क्वायर क्वांटिटीज ए डैश आई जे में इन अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम दिस, another coordinate system x dash bar and x2 dash by the law is law से, तो according to the summation convention then the quantities aij, तो according to this summation convention then the quantities aij are called the component of a contravariant tensor of rank 2। तो हम लोग aij को क्या बोलेंगे, aij को बोलेंगे ये जो है ना कंपोनेंट है कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर का जिसका रैंक टेंसर 2 है। तो रैंक इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिसेज पर कंपोनेंट। रैंक क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिसेज, रैंक क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिसेज पर कंपोनेंट। तो हर एक कंपोनेंट पे आप लोग देखिएगा तो कितना है इंडिसेज 2 है, इसका रैंक 2 हो जाएगा। अब आप लोग को प्रूफ करना है, तो प्रूफ क्या करना है, तो हम लोग दो आप लोग कोई भी ले लेते हैं। तो एक हम लोग ए पी क्यू आर एक बी पी क्यू आर ले लिया। ठीक है, पी क्यू जो ऊपर लिखा हुआ है कॉन्ट्रावेरिएंट है और नीचे है तो कोवेरिएंट है। तो ऊपर वाला कॉन्ट्रावेरिएंट के अकॉर्डिंग चलाइएगा, नीचे वाला कोवेरिएंट के अकॉर्डिंग। तो ए आर पी क्यू ले लिए, एक बी आर पी क्यू ले लिया। ये हम लोग दो टेंसर ले लिए। तो हम लोग इसका दिखाएंगे कि इसका सम और इसका डिफरेंस लेंगे तो दोनों टेंसर ही आएगा। तो हम लोग पहले ये दो टेंसर ले लिए। ठीक है, तो अगर ये दोनों टेंसर है तो ये हम लोग का ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। ये हम लोग दो टेंसर लिए, अगर दो टेंसर लिए है तो ये टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो हम लोग ए आर पी क्यू को हम लोग किसी और में ट्रांसफॉर्म करेंगे, मान लीजिए ए आई जे के में ट्रांसफॉर्म करते
करते हैं। तो ए डैश आई जे के को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। आई जे ऊपर वाला जो है ना, ऊपर वाला कॉन्ट्रावेरिएंट का डेफिनेशन यूज करके लिखिएगा, और नीचे वाला के है तो के में आप लोग कोवेरिएंट का डेफिनेशन यूज करके लिखिएगा। तो आप लोग इस तरीके से आराम से लिख सकते हो, कोई भी हार्ड चीज नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ मैं कैसे याद रखती हूँ। जैसे हम लोग को ट्रांसफॉर्म करना है तो ए डैश किस में ट्रांसफॉर्म करना है, आई जे के में, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे क्या है, तो ये हम लोग को चेंज करना है ए आर पी क्यू। तो सबसे पहले इसमें चेंज कर लेंगे, ऊपर वाले को पी क्यू है, नीचे वाले का आर है। तो पहले ऊपर वाला का काम कर लेते हैं। तो आई जे है, तो आई जे है तो आप लोग का क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल और डेल अपॉन डेल। यहाँ आई है तो यहाँ तो आई तो नहीं आएगा, तो यहाँ क्या आएगा, पी आएगा, और यहाँ क्या आएगा, क्यू आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल एक्स डैश आई और डेल एक्स डैश जे, इतना आ जाएगा। और फिर के साथ करेंगे तो हम लोग का के क्या आएगा, के नीचे में आएगा डेल डैश के आएगा, डेल के डैश आएगा, ऊपर में क्या आ जाएगा, डेल एक्स की पावर आर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको रख देंगे ए आई जे के। फिर आप लोग क्या करेंगे, बी आई जे के को भी लिख रख देंगे, तो ये इक्वेशन 2 आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करने के बाद हम लोग इसको सी आर पी क्यू मान लेंगे और इसको सी आई जे के मान लेंगे। और ये हम लोग का ये जो फॉर्मेट आया, ये हम लोग का टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग बोल देंगे हाँ ये ठीक है। फिर हम लोग दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा, तो ये भी हम लोग का टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग बोल देंगे हाँ, जो क्वेश्चन बोला हुआ था वो ठीक है। अब आप लोग का लास्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन सिमेट्रिक, नहीं ये तो शॉर्ट क्वेश्चन का लॉन्ग लास्ट है, फिर लॉन्ग भी तो है। डिफाइन सिमेट्रिक टेंसर, प्रूव दैट अ सिमेट्रिक टेंसर ऑफ रैंक 2 हैज एट मोस्ट n into n minus 2 डिफरेंट कंपोनेंट इन द Vn। तो आप लोग का सिमेट्रिक टेंसर, टेंसर कुछ नहीं होता है, लिखने का तरीका होता है। सिमेट्रिक टेंसर किसको कहते हैं, तो एक ऐसा टेंसर, ए टेंसर ए आई जे इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, ठीक है। तो हम लोग का ए आई जे के है, ए आई जे के है, तो अगर ये सिमेट्री है इन आई जे तो ए जे आई के बराबर हो जाएगा। अगर जे के में सिमेट्री है तो ए आई के जे हो जाएगा, और के आई के में सिमेट्री है तो ए के आई के जे आई को ए आई के जे हो जाएगा। ए सिमेट्रिक टेंसर ए आई जे हैज n into n plus 1 डिफरेंट कंपोनेंट इन n डायमेंशनल सिस्टम। तो इसका प्रूफ है, आप लोग ए वन से लेकर पूरा ए एन तक लिखेगा तो कैसे हो जाएगा, देखिए A11 A12 A13 A13 A1, तो ये पूरा करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल टोटल कितना है, टोटल आप लोग का इसमें एलिमेंट कितना है, एन स्क्वायर, और डायगोनल एलिमेंट कितना है, एन हो जाएगा। तो आप लोग का क्या हो जाएगा, टोटल तो एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2। ये टोटल कंपोनेंट, ये हम लोग का टोटल ये हो गया। और अगर टोटल कंपोनेंट निकालेंगे तो ये एन था, और एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2 उसमें ऐड कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग का यही हो जाएगा टोटल कंपोनेंट, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, बस इतना लिख लेना है, बात खत्म। आप लोग का ये सिमेट्रिक टेंसर तो देख लिए थे। एक कोवेरिएंट टेंसर एपीके ऑफ रैंक 2 इज कॉल्ड सिमेट्रिक टेंसर इफ एक कोवेरिएंट के लिए भी है और कंट्रावेरिएंट के लिए भी है, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, एक कोवेरिएंट टेंसर एपीक्यू इज कॉल्ड ए कोवेरिएंट टेंसर एपीक्यू इज रैंक रैंक 2 इज कॉल्ड सिमेट्रिक टेंसर इफ ARPQ इक्वल टू AQP। और सिमिलरली एक कंट्रावेरिएंट टेंसर एपीक्यू ऑफ रैंक 2 इज कॉल्ड सिमेट्रिक वेक्टर। तो आप लोग को ये कोवेरिएंट के लिए और कंट्रावेरिएंट के लिए दोनों के लिए लिख लिया, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। फिर यहाँ प्रूफ करना है तो हम लोग थोड़ा लिखेंगे, तो लेट लिखेंगे, लेट ए वो भी था, लेट ए पी क्यू बी ए टेंसर ऑफ रैंक 2। हम लोग एक ए पी क्यू माने जो कि टेंसर है रैंक 2 का, विद द नंबर ऑफ इट्स ऑल कंपोनेंट इन वीएन इज एन स्क्वायर। तो इसमें वीएन में जितने भी नंबर ऑफ कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर। देन ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ ए पी क्यू आर, तो ए पी क्यू आर का जितने भी कंपोनेंट है वो क्या क्या हो जाएगा, A11 A12 एन तक हो जाएगा। देयर आर एन इंडिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ द फॉर्म, मतलब there are n independent component of the form this, hence number of component of the form are ये but the components are symmetric in A11 equal to A21, hence number of different component of this form क्या हो जाएगा, n square minus n by 2। total number of different component हो जाएगा, यही वही काम करना है, बस थोड़ा सा लिख दिया स्टूडेंट। तो ये हम लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखिए हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए और अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तो उससे पहले हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। ये आप लोगों को पीएन वाला क्वेश्चन प्रूव करना होगा, तो आप लोगों के लिए इसका जनरेटिंग फंक्शन पता होना चाहिए। पीएन वाले के लिए जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर का होल पावर माइनस 1/2 इक्वल टू समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी टी के पावर n pn x। जनरेटिंग फंक्शन होता है, इसको हम लोग क्या करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, उसमें से ठीक है डिफरेंशिएट करने का जो भी कटने वटने वाला काट लेंगे, उसको हम लोग 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर इक्वेशन 2 बना लेंगे और इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट करके हम लोग एक इक्वेशन बना लेंगे। फिर अब पूरा एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करने के बाद टी के पावर n के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे और हम लोग का ये इधर उधर करके प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ सेपरेबल मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो कुछ नहीं करना होता है, हम लोग इसका एक रिक्वायर्ड सोल्यूशन मान लेते हैं u इक्वल टू xy और इसको del u अपन del x निकालते हैं या del u अपन del y निकालते
निकालते हैं और दोनों वैल्यू को पुट कर देते हैं। दोनों वैल्यू को पुट कर देने के बाद दोनों के इक्वल पुट मान लेते हैं और हम लोग 1 और पहला को के बराबर फिर दूसरा के बराबर दोनों करके दो इक्वेशन बना के हम लोग उसको इंटीग्रेट करके एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर हम लोग यू इक्वल टू एक्स वाई डाल देते हैं। फिर हम लोग को जो कंडीशन दिया उस कंडीशन को फुलफिल करके हम लोग कांस्टेंट का वैल्यू निकाल के हम लोग इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। तो बहुत ही इजी था। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या था, ऑब्टेन वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशनल। तो आप लोगों को वेव इक्वेशन के लिए क्या करना होता है, हम लोग को सबसे पहले एक स्ट्रिंग लेना होता है लेंथ एल का और हम लोग को ये 2 पॉइंट पे फिक्स करना होता है, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू n पे। तो हम लोग लिखिए कंसीडर द स्ट्रिंग लेंथ इज l एंड फिक्स्ड एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू l। देन वी हैव टू डिटरमाइन वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशनल। वी हैव फॉलो दिस assumption। फर्स्ट assumption क्या लिखेंगे, फर्स्ट assumption लिखेंगे दिस स्ट्रिंग इज परफेक्टली इलास्टिक एंड नो रेजिस्टेंस for bending, and that means we can say that in a string each point have a tensor in the tangential form। इस तरीके से फर्स्ट कंडीशन लिख देंगे। सेकंड कंडीशन क्या लिखेंगे, सेकंड कंडीशन लिखेंगे this string is always move in vertical direction। that means we can say that this string is always move in vertical direction, then all the forces of horizontal forces are must be 0। तो horizontal force जो था, horizontal tensor force जो लग रहा था T2 cos beta T2 cos beta माइनस T1 cos अल्फा, ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और ये T2 cos beta इक्वल T2 T1 cos अल्फा इक्वल टू हम लोग T मान लेंगे और एक इक्वेशन इसको मान लेंगे, ठीक है। और इसके लिए एक डायग्राम बनाना होगा। जैसे ये हम लोग का एक स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग का लेंथ कितना है L, ये क्या x इक्वल टू 0 है और ये क्या x इक्वल टू L है। एक पॉइंट ये ले लेंगे, एक पॉइंट ये ले लेंगे, ये है x पॉइंट है, ये x प्लस डेल्टा x है। यहाँ पे एक टेंजेंट है, यहाँ पे एक टेंजेंट और ये हम लोग का ये यहाँ से बीटा एंगल बना रहा है और ये यहाँ से अल्फा एंगल बना रहा है। तो हम लोग यहाँ से T1 cos अल्फा और ये T1 sin बीटा और इसी तरीके से इधर भी हम लोग बना लेंगे, ठीक है। वो डायग्राम अभी यहाँ पे देख लीजिए, डायग्राम किस तरीके से हम लोग यहाँ पे है, ठीक है। देखिए कैसे डायग्राम को बनाया गया है, कैसे है, ऐसा समझा चुकी, रिवाइज करवा रही हूँ। ये है और यहाँ पे एक टेंजेंट है, एक पॉइंट यहाँ ले लेंगे, एक पॉइंट यहाँ ले लेंगे और हम लोग यहाँ पे एक ये अल्फा बना रहा है और यहाँ पे टेंजेंट जो लेंगे ये बीटा बना रहा है और ये इसका कंपोनेंट, ये है 2 कंपोनेंट इसमें और इसका कंपोनेंट। इस तरीके से करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 2 इक्वेशन बना लेंगे। थर्ड इक्वेशन में क्या लिखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स मस्ट बी नेग्लेक्टेड। तो बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ सेकंड मोशन F इक्वल टू ma और F है रिजल्टेंट फोर्स, मास कितना हो जाएगा, मास हो जाएगा m इंटू डेल्टा एक्स और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा डेल्टा डेल स्क्वायर u अपन डेल टी स्क्वायर और रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा T2 sin बीटा माइनस T1 sin बीटा T1 sin अल्फा। और ये हम लोग का हो जाएगा। अब हम लोग डेल्टा जो हम लोग का इसको सॉल्व करेंगे और पहले क्या करेंगे, हम लोग पूरे को t से डिवाइड करेंगे पूरे इक्वेशन को और फिर t इक्वल टू एक बार cos बीटा और एक तरफ t इक्वल टू cos बीटा और एक तरफ t इक्वल टू cos अल्फा, तो दोनों तो ठीक है बराबर ही है। इसको पुट करेंगे तो हम लोग का राइट साइड में जो आएगा, राइट साइड में क्या आएगा आप लोग का tan बीटा माइनस tan अल्फा। और tan बीटा क्या है, tan बीटा स्लोप है, tan बीटा स्लोप है तो हम लोग स्लोप पे एक और फॉर्मूला होता है dy बाई dx एट जिस भी पॉइंट पे हो तो dy बाई dx एट x प्लस डेल्टा x और tan अल्फा का क्या हो जाएगा dy बाई dx एट x इक्वल टू अल्फा। और यहाँ पे इधर जो डेल्टा था m डेल्टा x, तो डेल्टा x जाकर नीचे भेज देंगे, नीचे भेज देंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा डेल स्क्वायर u अपन डेल एक्स स्क्वायर के। और इधर हम लोग का चलते आ ही रहा है और हम लोग का इस तरीके से ये सारा हो गया और हम लोग का इस तरीके से ये हो ही गया था। ये डेल्टा डेल स्क्वायर u अपन डेल टी स्क्वायर एक्सेलरेशन का डेल स्क्वायर यू अपन डेल टी स्क्वायर चलते आ ही रहा है और इधर से डेल स्क्वायर अपन डेल सी स्क्वायर आ गया। और यहाँ पे जो टी बाई एम जो है उसको कांस्टेंट मान लेंगे सी स्क्वायर और सी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा। और ये हम लोग का वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है। और फिर हम लोग का जो भी इसका बाउंड्री कंडीशन है और इनिशियल कंडीशन उसको लिख देंगे। बाउंड्री कंडीशन क्या होगा, जब हम लोग एक्स इक्वल टू 0 लेंगे तो वैल्यू का फंक्शन का यू एक्स टी जो है 0 आएगा। अगर एक्स इक्वल टू एल लेते हैं तो भी यू एक्स टी क्या आएगा 0 आएगा। और अगर टी इक्वल टू 0 लेते हैं तो यू ऑफ एक्स टी जो है तो वो आप लोग का यू ऑफ एक्स 0 जो है वो वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स देगा। और अगर टी इक्वल टू 0 लेते हैं तो डी बाई डी टी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये आप लोग का इनिशियल बाउंड्री कंडीशन है। तो ये भी हम लोग कर लिया था, ठीक है। बस 5-10 मिनट लगेगा, रिवाइज कर लेते हैं। फिर आप लोग क्या है ये कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2। तो 2 रैंक का आप लोग को कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर फाइंड करना है। तो आप लोग क्या करेंगे, एन स्क्वायर क्वांटिटीज लेंगे a1 a2 a3 an तक और एक ये क्वांटिटी लेंगे कोई भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो हम लोग लिखेंगे कंसीडर एन स्क्वायर क्वांटिटीज a1 a2 a3 दैट इन कोऑर्डिनेट सिस्टम xy x1 x2 x2 x3 x3 इस तरीके से ये हम लोग लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, कंसीडर एन स्क्वायर क्वांटिटीज, ठीक है। कंसीडर एन स्क्वायर क्वांटिटीज ए आई जे, ठीक है। यहाँ पे 2 रैंक का है तो ए आई जे लिख देते हैं। कॉन्ट्रावेरिएंट है ना तो ए आई जे ऊपर लिखिएगा। कंसीडर एन स्क्वायर क्वांटिटीज ए आई जे इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम x1 x2 x3 xn तक इफ दिस एन स्क्वायर क्वांटिटीज, अगर ये एन स्क्वायर जो क्वांटिटीज है, इफ दिस एन स्क्वायर क्वांटिटीज आर ट्रांसफर्ड इनटू एन स्क्वायर ए आई जे डैश, क्या हो जाएगा ए इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे हम लोग ए डैश आई जे इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम
x1 डैश x2 डैश x3 डैश xn डैश बाय द लॉ ऑफ बाय द लॉ दिस बाय द लॉ, ये दिस जो लॉ है हम लोग का कॉन्ट्रावेरिएंट का लॉ ए डैश आई जे निकालना है। तो हम लोग किसमें चेंज करेंगे, आर एस में अगर चेंज करते हैं तो ए डैश आई जे निकालना है ना, क्या निकालना है हम लोग का ए डैश आई जे, तो ए आर एस हो जाएगा। और हम लोग का ये कॉन्ट्रावेरिएंट है ना, कॉन्ट्रावेरिएंट, तो अगर हम लोग का कॉन्ट्रावेरिएंट है तो क्या करते हैं, सो देखिए कॉन्ट्रावेरिएंट है तो कॉन्ट्रा मतलब अपोजिट, तो यहाँ से ऐसे डिनोमिनेटर में देखते हैं, यहाँ आई है तो यहाँ आई नहीं होना चाहिए, यहाँ जे है तो यहाँ जे नहीं होना चाहिए, जिस पर ट्रांसफॉर्म करेंगे वो आएगा, तो डेल एक्स आर आएगा और डेल एक्स एस आएगा। और यहाँ पे हम लोग का डैश है ट्रांसफॉर्म का है, तो यहाँ पे हम लोग का ट्रांसफॉर्म का चेंज नहीं आएगा, और ऊपर में डायरेक्ट डेल एक्स डैश और डेल एक्स ये आ जाएगा। ठीक है, तो यही आप लोग का मेन हम आप लोग को ये याद रहना चाहिए। फिर बाकी सब तो आप लोग कहाँ गया, ये आप लोग को अगर याद है ना ये, तो आप लोग बाकी सब काम कर लीजिएगा। और ये मुझे तो याद है, आप लोग को भी याद हो ही जाना चाहिए। अगर मुझे याद है इतना बार मैं बोल रही हूँ, देखिए कैसे कैसे करते हैं, मैं कैसे याद करती हूँ। ठीक है, कैसे करते हैं एक बार और मैं बताती हूँ, ताकि आप लोगों को और अच्छे से याद हो जाए, कॉन्ट्रावेरिएंट भी याद हो जाए, कोवेरिएंट भी याद हो जाए। पहले तो मैं कॉन्ट्रावेरिएंट एक बार याद करवा देती हूँ कि आप लोग का ए डैश आई जे ऊपर लिखा हुआ है तो कॉन्ट्रावेरिएंट है। चलिए सबसे पहले इसको किसी ने किसी में चेंज कीजिएगा, तो किसमें चेंज कीजिएगा, ए आर एस में चेंज कीजिएगा। तो सबसे पहले 2 है तो आप लोग का यहाँ पे डेल 2 बार आएगा। ठीक है, इसके नीचे भी कुछ आएगा, इसके नीचे कुछ आएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पे आई जे है ना, तो यहाँ पे नीचे में आई जे नहीं आया, तो फिर क्या आएगा, इसमें चेंज करेंगे तो एक बार डेल आर आ जाएगा और एक बार डेल एस आएगा। ऊपर में क्या आएगा, अब यहाँ पे आर आ गया तो यहाँ पे आई आएगा, और यहाँ पे डैश लगाया तो डेल आई डैश, और फिर क्या है जे है तो यहाँ पे जे, पहले एक्स पे एक्स आई डैश और फिर एक्स जे डैश। ठीक है, तो ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द समेशन कन्वेंशन, देन द क्वांटिटीज ए आई अकॉर्डिंग टू द समेशन कन्वेंशन, जो भी रूल है इससे अगर बाय द लॉ ये आता है तो हम लोग बोलेंगे जो क्वांटिटीज है ना ए आई जे आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ ए कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2। तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे ए आई जे जो है ना वो एक कॉन्ट्रावेरिएंट कंपोनेंट है, एक क्या बोलेंगे इसको, ए आई जे कॉल्ड द कंपोनेंट ऑफ कॉन्ट्रावेरिएंट, इसको बोलेंगे ये कंपोनेंट है कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2। क्या बोलेंगे, आर कॉल्ड द कंपोनेंट ऑफ ए कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2। ए आई जे आर कॉल्ड द कंपोनेंट ऑफ ए कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2। क्या बोलेंगे, ए आई जे आर कॉल्ड द कंपोनेंट ऑफ ए कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2। तो रैंक इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इंडिसेस पर कंपोनेंट, then the quantities aig are called the component of a contravariant tensor of rank 2। ठीक है, तो ये हम लोग का रैंक क्या जाएगा, नंबर ऑफ इंडिसेस पर कंपोनेंट, क्या जाएगा रैंक क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इंडिसेस पर कंपोनेंट। अब हम लोग इसका प्रूफ करते हैं। ये तो हम लोग कॉन्ट्रावेरिएंट का डेफिनेशन देख लिए। कॉन्ट्रावेरिएंट का डेफिनेशन क्या होता है, अगर एग्जामिनेशन में आएगा डिफाइन कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2, तो आप लोग क्या लिखिएगा, लेट एन स्क्वायर क्वांटिटीज ए आई जे आर इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम x1 x2 x3 xn if these aij are transformed into ai dash j in the coordinate system x1 dash x2 dash x3 by the following law, और लॉ लिख देंगे a dash i j equal to ars del x i dash upon del x r और del x j dash upon del x s according to the sign convention, then aij are called the component of contravariant vector of rank 2। उसका अब हम लोग को क्या प्रूफ करना है, हम लोग को प्रूफ करना है इससे कि हम लोग दो टेंसर लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो भी टेंसर आएगा, डिफरेंस करेंगे तो भी टेंसर आएगा। तो यहाँ तक ये सब हम लोग अच्छे से कर लिए हैं। तो प्रूफ में हम लोग यहाँ से प्रूफ करेंगे, लेट ए आर पी क्यू, क्या लिए है, लेट ए आर पी क्यू एंड बी आर पी क्यू बी आर टेंसर सो दे सेटिस्फाई द टेंसर ऑफ ट्रांसपोजिशन। हम लोग 2 टेंसर मान लिए, एक लेट ए पी क्यू आर, एक बी पी क्यू आर। ठीक है, 2 टेंसर मान लिए, एक let a pqr and b pqr are 2 tensor, then they satisfy the tensor law, namely तो हम लोग दोनों को टेंसर लॉ सेटिस्फाई करा देंगे। ए आर पी क्यू है, इसको किसी न किसी में चेंज करना होगा, आई जे के में चेंज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे, ए डैश आई जे के, क्या निकालने करेंगे, ए डैश। देखिए यहाँ पे है ना ए ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म करने का, ऐसे भी डिनोट करने का तरीका है, आप जो भी कीजिए। तो हम लोग है ना इसमें पी क्यू के में चेंज करेंगे, आई जे में, और आर को के में, आई जे के में चेंज करेंगे। चलिए अब देखिए मैं आप लोगों को कैसे ये लिखवाती हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिए। ऐसे तो ये वीडियो हम लोग के लिए इस क्वेश्चन के लिए नहीं है, लेकिन हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कर लेते हैं, फिर लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप लोग का क्या है, आईजे है ना, तो देखिए ये आप लोग का आईजे कॉन्ट्रावेरिएंट की तरह फॉलो होगा। तो कॉन्ट्रावेरिएंट अगर आता तो कैसे करते हैं, यहाँ पे आईजे है तो यहाँ पे क्या आता है, कुछ जिसमें चेंज करते हैं उसमें तो पी आएगा और इसमें क्यू आएगा। तो यहाँ पे आ गया ये, मतलब सबसे पहले तो ये जो है जिसमें चेंज करेंगे वो तो पूरा लिख ही देंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स, यहाँ पे एक्स पी लिखेंगे और यहाँ पे एक्स क्यू लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से,
और यहाँ पे क्या लिखते हैं, तो वही एक्स डैश आई और एक्स डैश जे लिख दोगे। अब इसको कोवेरिएंट की तरह ट्रीट करेंगे, कोवेरिएंट की तरह ट्रीट करते तो यहाँ और यहाँ सेम रहता है, तो यहाँ पे के है तो यहाँ पे भी के आएगा, और यहाँ पे डैश लगा हुआ है तो इसमें भी डैश लगा रहेगा, और ऊपर में जो हम लोग जिसमें चेंज नहीं करना है वो आएगा डेल एक्स आई। तो इस तरीके से हम लोग फर्स्ट वाला लिखेंगे, तो सेकंड वाला भी लिख लेंगे, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, फिर जो कॉमन निकलेगा उसको निकाल लेंगे, फिर इसको नाम दे देंगे, इसको नाम दे देंगे हम लोग जस्ट वेट, जस्ट वेट 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 वेट, हाँ ये हम लोग का, इसको हम लोग नाम दे देंगे इसको नाम दे देंगे हम लोग ये दोनों को सी आई जे के, इसको नाम दे देंगे सी पी क्यू आर। ठीक है, तो हम लोग इसको ये नाम दे दिए। ठीक है, ये हम लोग नाम दे दिए, तो हम लोग का यहाँ से क्या आ जाएगा, ये नाम दे, तो ये इसको ध्यान से देखिएगा, तो ये भी आप लोग का वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को वेक्टर लॉ क्या बोलते हैं, ये लॉ ऑफ टेंसर को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये भी हम लोग का ये रैंक टू का क्या टेंसर है, फिर घटाएंगे तो भी हम लोग का इसी टाइप से आ जाएगा, तो हम लोग का ये भी सेटिस्फाई कर रहा है टेंसर लॉ को, तो ये भी हम लोग का है। ठीक है, आप लोग का लास्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन सिमेट्रिक टेंसर, प्रूव दैट सिमेट्रिक टेंसर ऑफ रैंक टू हैज एट मोस्ट इतना डिफरेंट कंपोनेंट। तो चलिए ये कुछ नहीं है आप लोग का एसिमेट्रिक, यहाँ से देखिए ये प्रूफ है, यहाँ से देखिए सिमेट्रिक टेंसर क्या होता है, तो देखिए कोवेरिएंट टेंसर में क्या होता है सिमेट्रिक टेंसर, और कॉन्ट्रावेरिएंट में क्या होता है, दोनों में लिख लेंगे। तो ये कोवेरिएंट टेंसर APQ और APQ ऑफ रैंक 2 इज कॉल्ड सिमेट्रिक टेंसर इफ AP इक्वल टू AQP, और सिमिलरली कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर APQ ऑफ रैंक 2 इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ दिस। ठीक है, कुछ नहीं IJ बराबर JI होता है तो वही सिमेट्रिक होता है। फिर प्रूफ करना था, तो प्रूफ में बस थोड़ा बहुत लिख लेंगे, और इसमें कुछ टोटल कंपोनेंट निकालना है। टोटल कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा हम लोग का टोटल कंपोनेंट होगा। देखिए पहले हम लोग निकालेंगे, देखिए टोटल कंपोनेंट हम लोग के पास कितना है, n स्क्वायर है, और इसमें से हम लोग किसको घटा देंगे, n को घटा देंगे डायगोनल को, तो हम लोग कितना आ जाएगा, यहाँ पे से n कॉमन लेंगे तो n माइनस 1 और आ जाएगा। ठीक है, और ये हम लोग का दो टाइम आएगा तो ये 2 आ जाएगा, और इसमें n से ऐड कर देंगे तो बस हम लोग का ये आ जाता है। तो लिख लेंगे क्या, APQ एक टेंसर है रैंक 2 का, तो इसमें ऑल कंपोनेंट कितना होगा, n स्क्वायर होगा, और ऑल कंपोनेंट इन APQ कितना हो जाएगा, ये पूरा लिख के दिखाएंगे। दिस देयर आर n इंडिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ द फॉर्म दिस, हिंस नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ द फॉर्म दिस कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट सबस्क्रिप्ट के आर, ये n स्क्वायर इक्वल टू n हो जाएगा। ठीक है, ये n स्क्वायर किसको इक्वल टू हो जाएगा 1, बट द कंपोनेंट आर सिमेट्रिक। यहाँ पे क्या है, कंपोनेंट जो सिमेट्रिक है, कंपोनेंट सिमेट्रिक है तो A12 और A21 बराबर होगा, मतलब जो नंबर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट होगा, जो नंबर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट होगा ऑफ दिस फॉर्म n स्क्वायर माइनस n/2 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट हो जाएगा n प्लस ये, और हम लोग का ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो हम लोग का 13 मिनट रिवीजन में गया। अब हम लोग करने वाले हैं आज का क्लास। तो आप लोगों को देखिए प्रूफ दैट जे वाला करना है, तो आप लोग को JN का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पहले मैं JN का फॉर्मूला याद कर लगाती हूँ। JN का फॉर्मूला याद करने से पहले मैं आप लोग को PN वाला याद करवाती हूँ। क्या है उसका, जेनेटिक फंक्शन 1 माइनस 2xt, बस इसका यूज नहीं, बस ऐसे ही मैं करवा रही हूँ, मेरा मन ये है। ठीक है, और ये क्या कहता है, समेशन ऑफ t के बराबर n PN x। ठीक है, इसी तरीके ये हम लोग का किसके लिए, PN के लिए। अब JN के लिए याद करते हैं, तो JN इक्वल टू क्या होता है, तो JN x इक्वल टू पता है क्या होता है आप लोग का, -1 के बराबर r। क्या होता है JN x क्या होता है आप लोगों का, JN x ये होता है -1 के बराबर r अपॉन r का फैक्टोरियल गामा r प्लस n प्लस 1 इंटू x/2 2r प्लस n। ठीक, समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये JN का फॉर्मूला होता है। मैं ढकती हूँ, आप लोग बताइए। हाँ ऐसे झक लेते हैं। हाँ बताइए, JN x के इक्वल टू क्या होता है, तो JN x इक्वल टू होता है समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी -1 के बराबर r अपन r का फैक्टोरियल गामा ऑफ नीचे r प्लस n प्लस 1 इंटू x/2 इंटू 2r प्लस n। ठीक है, तो ये आप लोग का हम लोग का फॉर्मूला याद हो गया। यूजिंग डेफिनेशन ऑफ JN x वी हैव JN x इक्वल टू समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ JN x वी हैव JN x क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी -1 के बराबर r का फैक्टोरियल गामा r प्लस n प्लस 1 इंटू x/2 2r प्लस n। ठीक है, तो पुट n इक्वल टू -1/2 क्या हो जाएगा, पुट n इक्वल टू -1/2, तो हम लोग j इक्वल टू -1/2 x डालेंगे, तो r इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी r इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी -1 के बराबर r, ये r -1 के बराबर r फैक्टोरियल, और उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे n के जगह -1/2 डाल देंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आराम से आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे, r इक्वल टू 0 r इक्वल टू 1 ये सब करके एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग x/2 के पावर 1 -1/2 को कॉमन ले लेंगे, तो फिर हम लोग कुछ इस प्रकार से टर्म आएगा। और ये जो टर्म आएगा ना वो 3/2 होता है, गामा है ना, गामा ये कैसे सॉल्व करते हैं, तो गामा n प्लस 1 के फॉर्मेट पे लिखते हैं, और n इंटू n गामा हो जाता है। ठीक है, n इंटू n गामा n, तो हम लोग इसको करेंगे तो ये हम लोग कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है, आप लोग यहाँ पे गामा वाला पढ़े होंगे प्रॉपर्टी, तो वहां से हम लोग का ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, 3/2 1/2 गामा 1/2 का वैल्यू ये हो जाएगा हम लोग का ये। फिर हम लोग 2 यहाँ पे x/2 का -1/2 था तो इसको पलट दिया तो 2/x के बराबर 1/2 हो गया, और 1/1/2 का गामा हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा, और ये एक्सपेंशन जो है वो cos x का है, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग को रिवाइज करवाती हूँ, कुछ कैसे याद रखना है। इस क्वेश्चन को बस याद रखना है ऐसे कि jnx का डेफिनेशन क्या होता है। jnx का डेफिनेशन होता है आप लोग का -1 के पावर r। jnx का डेफिनेशन क्या होता है, -1 के पावर r, r का फैक्टोरियल, और नीचे में ही गामा ऑफ r प्लस n प्लस 1 इंटू x/2 के पावर 2r प्लस n। तो ये jnx का डेफिनेशन है। हम लोग n इक्वल टू -1/2 रखेंगे, n इक्वल टू -1/2 रख लिए। उसके बाद क्या करेंगे, n इक्वल टू -1/2 रखने के बाद हम लोग इसको n इक्वल टू -1/2 रख दिए। इसके बाद हम लोग क्या किए थे, -1/2। तो चलिए क्या था, हाँ, तो हम लोग ये आप लोग n इक्वल टू -1/2 रख देंगे। उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा तो उसको r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0 लेकिन इन्फिनिटी था तो अब इसको तोड़ लेंगे, r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 2, इस तरीके से रख लेंगे। इसके बाद रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, x/2 -1/2 कॉमन निकाल लेंगे। फिर नीचे उसको सॉल्व करेंगे। फिर नीचे क्या करेंगे, जो गामा वाला फॉर्मूला था, जो गामा वाला फॉर्मूला का उसको नीचे वाला को और एक्सपेंड करेंगे। फिर हम लोग जो हम लोग का ये x/2 -1/2 कॉमन निकाल लिया है उसको हम लोग 2/x की पावर 1/2 कर देंगे, सीधा कर देंगे। उसके बाद हम लोग नीचे में क्या करेंगे, गामा ऑफ 1/2 जो है वो गामा ऑफ 1/2 जो है क्या करेंगे, गामा ऑफ 1/2 नीचे से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, गामा ऑफ 1/2 जो है वो नीचे से कॉमन ले लेंगे, और फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जो नीचे अंदर में बचेगा वो cos x का एक्सपेंशन है, तो उसको जगह पे हम लोग cos x डाल देंगे, हम लोग का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, राइट डाउन द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। तो हम लोग इसको कैनोनिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो देखिए आप लोग के एग्जामिनेशन में मैं लिख के दे सकती हूँ कि आप लोगों के एग्जामिनेशन में कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करने के लिए आएगा। ठीक है, अगर आप लोगों का किस्मत अच्छा रहा तो जो 2 क्वेश्चन इसमें है क्वेश्चन बैंक में वही दोनों में से कोई आ जाएगा। लेकिन अगर किस्मत थोड़ा सा खराब रहा, ठीक है, ज्यादा नहीं, तो अगर आप लोग स्टेप समझ लीजिएगा तो आप लोग बना सकते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया रहेगा ना उसको आप लोग कोशिश कीजिएगा, कोशिश क्या कीजिएगा वही करना ही है, कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप लोग को उसको RST के फॉर्मेट में चेंज कर लेना है। ठीक है, अब RST के फॉर्मेट में चेंज कैसे कीजिएगा, तो इसके लिए आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोग का R इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और एस इक्वल टू होता है डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई, और टी इक्वल टू होता है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हम लोगों का फॉर्मूला। ठीक है, होता है ना, गुड। तो हम लोग इसको आर और टी के फॉर्मेट में लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है और टी लिखा हुआ है, तो आर माइनस टी इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब हम लोग के एग्जामिनेशन में जरूरी तो नहीं किसी सेम क्वेश्चन आएगा, लेकिन आ भी सकता है। अगर आ गया है तो कोई टेंशन ही नहीं है, पूरा स्टेप पता है, फटाफट लिख लेना है। लेकिन नहीं आया तो थोड़ा सा दिमाग यूज करके लिख लेना है, लेकिन लिखना तो जरूर है। अगर कैनोनिकल फॉर्म में आता है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन लिखना, फिर भी आप गलत कर रहे हो तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्या कीजिएगा, तो इसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे। इसलिए मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ ताकि आप लोग गलत ना करो। उसको हम लोग कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से। जनरल इक्वेशन हम लोग का होता है कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल एस इंटू स्मॉल एस प्लस कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ से कंपेयर करेंगे तो हम लोग का आर एस टी का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से कंपेयर कीजिएगा तो आर इक्वल टू 1, एस इक्वल टू 0 और टी इक्वल टू -1 आ गया। अब हम लोग निकालेंगे एस स्क्वायर माइनस 4RT। क्या करेंगे हम लोग इसको निकालेंगे एस स्क्वायर माइनस 480 और एस स्क्वायर माइनस 4RT और एस स्क्वायर माइनस 4RT को निकालेंगे। अगर वैल्यू 0 आ जाएगा तो इक्वेशन हम लोग का पैराबोला होगा। अगर वैल्यू 0 आ जाएगा तो इक्वेशन हम लोग का क्या होगा, पैराबोला। अगर हम लोग का ग्रेटर देन 1 आता है तो क्या होगा, हाइपरबोलिक। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो 4 आया, तो 4 आप लोग का ग्रेटर देन 1 है, मतलब इक्वेशन 1 जो है वो हाइपरबोलिक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। इसको लिखने का क्या तरीका है, इसको लिखने का तरीका आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इक्वल टू 0। हम लोग के आर के जगह पे यहाँ 1 है तो ये लैम्डा स्क्वायर प्लस 0 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया, तो मतलब लैम्डा स्क्वायर 1 आ गया, मतलब लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया। मतलब एक बार लैम्डा हम लोग लैम्डा 1 प्लस 1 ले लेंगे और लैम्डा 2 -1 ले लेंगे। इसके बाद हम लोग एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर करेंगे। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो dy बाई dx प्लस लैम्डा 1 इक्वल टू 0 और dy बाई dx प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू 0। और यहाँ से हम लोग 1 और -1 डाल के हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो हम लोग का एक वैल्यू आ जाएगा C1 इक्वल टू वाई प्लस एक्स और C2 इक्वल टू वाई माइनस एक्स। क्या आ जाएगा, C1 इक्वल टू वाई प्लस एक्स और C2 इक्वल टू वाई माइनस एक्स।
तो यहाँ पे C1 और C2 जो आया इसको U और V मान लेंगे, तो U इक्वल टू वाई प्लस एक्स मान लेंगे, V इक्वल टू वाई माइनस एक्स मान लेंगे। सारे क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे, तो U और V मान लेंगे। पहले आप चलिए इतना रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले क्या करना है, जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसको आप लोग RST के फॉर्मेट में चेंज कर लीजिएगा, फॉर्मूला का यूज करके। RST के फॉर्म में चेंज करने के बाद हम लोग जो जनरल इक्वेशन है उससे कंपेयर करके कैपिटल R कैपिटल S कैपिटल T का वैल्यू निकालना है। फिर क्या करना है, हम लोग का एस स्क्वायर माइनस 4RT निकालना है। एस स्क्वायर माइनस 4RT अगर आप लोगों को 0 आता है तो वो पैराबोला है, ग्रेटर देन 1 आता है तो हाइपरबोलिक, लेस देन 1 आता है तो इलिप्टिकल। सारा तीनों क्वेश्चन का एक बार मैं स्टेप बताया तो आप लोगों को। अभी फिलहाल हाइपरबोलिक का समझिए। तो अगर ये हाइपर ग्रेटर देन 0 आता है, हाइपरबोलिक आता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के बाद हम लोग कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे कैसे, तो आर लेमडा स्क्वायर प्लस एस लेमडा प्लस टी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग इस लेमडा का वैल्यू निकाल लेंगे। लेमडा का वैल्यू निकालने के बाद हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को कंसीडर करेंगे। कंसीडर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये हो जाएगा हम लोग का dy बाई डी एक्स प्लस लेमडा 1 और एक हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस लेमडा 2। ठीक है, तो डी आई वाई डी एक्स प्लस लेमडा 1 इक्वल टू 0 और डी आई वाई डी एक्स प्लस लेमडा 2 इक्वल टू 0। और यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो C1 इक्वल टू आएगा y प्लस एक्स और C2 इक्वल टू आएगा y माइनस एक्स। इसको u और v कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, और u जो है वो आप लोग का एक्स वाई का फंक्शन है, v भी आप लोग का क्या एक्स वाई का फंक्शन है। हम लोग का p निकालना है, तो p इक्वल टू क्या होता है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। क्या होता है, p इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स। और z जो है वो u और v का फंक्शन है। z किसका फंक्शन है, z आप लोग का u और v का फंक्शन है। तो हम लोग इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, लिख सकते हैं p इक्वल टू होता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स। तो हम लोग पहले डेल जेड अपॉन डेल यू करेंगे, फिर डेल यू अपॉन डेल एक्स करेंगे, और फिर प्लस करेंगे डेल जेड अपॉन डेल वी प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई। इस तरीके से हम लोग पी को लिखेंगे। और डेल यू तो पता ही है, तो हम लोग डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल लेंगे। वी भी पता है तो डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालेंगे। और यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो हम लोग का डेल जेड अपॉन डेल एक्स आ जाएगा ये। और अगर जेड को सब में से हटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, डेल वाई डेल एक्स इक्वल टू डेल अपॉन डेल यू माइनस डेल अपॉन डेल वी। तो ये पी निकाल लेंगे। तो पी निकालना सिखा दी हूँ, लेकिन क्यू आप लोग अपने से निकालिएगा। क्यू इक्वल टू होता है डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो इसी तरीके से यू और वी के फॉर्मेट में इसको तोड़ के लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर आप लोग आर क्या हो जाएगा, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है तो ये आ जाएगा। फिर एस क्या हो जाएगा, इसका इसमें काम नहीं है इसलिए नहीं निकाला है। ठीक है, क्योंकि हम लोग को इसमें से सिर्फ आर माइनस टी चाहिए ना। हम लोग को ये आर एस टी का वैल्यू निकाल के वो जो भी हम लोग कैनोनिकल फॉर्म में चेंज किए ना इक्वेशन 1 में, उसमें डाल देना होता है बस। तो हम लोग टी निकाल लेंगे हम लोग इस तरीके से। और हम लोग ये क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन 1 में वैल्यू को डाल देंगे, जो भी कटने वाला है काट लेंगे। हम लोग यहाँ से डेल स्क्वायर जेड डेल वी डेल यू इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हम लोग एक बार इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डी वी। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू डी वी। और तो हम लोग का डेल जेड अपॉन डेल यू इक्वल टू एच ऑफ यू आ जाएगा। फिर से एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग का जेड इक्वल टू एच ऑफ वाई प्लस फाई एस आई वी आ जाएगा। मतलब जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाई ऑफ यू प्लस साई ऑफ वी। क्या आ जाएगा, जेड इक्वल टू फाई ऑफ यू प्लस साई ऑफ वी। और हम लोग यू के जगह पे एक्स प्लस वाई, यू के जगह पे क्या था वाई प्लस एक्स, और वी के जगह पे वाई माइनस एक्स लोग यहाँ पे डाल देंगे और हम लोग का ये आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब क्या है, ए स्ट्रिंग स्टेज बिटवीन द फिक्स्ड पॉइंट 0,0 एंड 1,0 एंड रिलीज्ड एट रेस्ट फ्रॉम द इनिशियल डिफ्लेक्शन fx इक्वल टू दिस एंड fx इक्वल टू दिस। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इजी है। ऐसे तो स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन मैं स्किप करने का छोड़ी थी, लेकिन ये इजी है तो इसको हम लोग कर लेते हैं। तो ये तो क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं वी नो दैट द डिफ्लेक्शन uxt ऑफ द स्ट्रिंग इज गिवन बाय uxt इक्वल टू दिस। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो ये कोई भी स्ट्रिंग का डिफ्लेक्शन हम लोग कैसे दिखाते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हम लोग कोई भी वी नो दैट द डिफ्लेक्शन ऑफ वी नो दैट द डिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग इज गिवन। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं, यही जानते हैं कि किसी भी स्ट्रिंग का डिफ्लेक्शन हम लोग किस फॉर्मूला से निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, यू एक्स टी इक्वल टू समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी। क्या होता है, यू एक्स टी समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिख रहा है क्या आपको, कॉस एन पाई एल प्लस साइन, कोई कॉन्स्टेंट टर्म लिखा हुआ है ना, ए एन लिखा हुआ है मेरे हिसाब से। हाँ, ए एन क्या लिखा हुआ है स्ट्रिंग। हाँ, ये तो डेरिवेशन भी करता है तो एक में आता भी है इस टाइप का डेरिवेशन। क्या क्या आता है, समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी ए एन कॉस एन पाई कॉस एन पाई सी। ठीक है, एन पाई सी कॉस एन पाई सी, एन पाई सी या सी एन पाई, क्या लिखेंगे, ए एन कॉस एन पाई सी आया तो वही याद रखते हैं हम लोग, ए एन कॉस एन पाई सी अपन एल और साइन एन पाई एक्स अपन एल। ठीक है, मतलब एक बार सी एक बार एक एल है, कॉस में सी है, कॉस एन पाई सी अपन एल और साइन एन पाई एक्स अपन एल। ठीक है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है ए एन से, ए एन या सी एन जो भी कोई भी कांस्टेंट है, सी एन लिखा हुआ है, ए एन भी लिख सकते हैं, ए एन भी होता है। तो ये जो सी एन जो कांस्टेंट है वो सी एन कांस्टेंट किसके बराबर होता है, 2/L 0 से 1
सी जो कांस्टेंट है वो 2/L 0 से 1 कांस्टेंट जो है किसका होता है 2/L 0 से 1 और 2/L 0 से 1 fx sin n पाई x अपन l dx क्या होता है 0 से 1 fx sin n पाई x अपन l dx ठीक है ये होता है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे इसमें कुछ खास नहीं करना है। सी एन का वैल्यू है तो सी एन का वैल्यू भी इसमें डाल दिया है क्या सी एन इक्वल टू है हाँ सी एन इक्वल टू क्या है 2/L 0 से 1 एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपन एल। तो हम लोग पहले सी एन ही निकाल लेंगे तो सी एन 2/L है और हम लोग इसमें 2 बार एन क्या करेंगे इसमें एक बार 0 से लेके हाफ करेंगे 0 से लेके हाफ तक इंटीग्रेट करेंगे फिर हाफ से लेके 1 करेंगे तो 2/L 0 से लेके हाफ एफ एक्स साइन एन पाई एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपन एल डी एक्स और यहाँ पे भी एफ एक्स ही है। और अगर हम लोग 0 से लेकर 1/2 लेते हैं तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है 2k/L और जब हम लोग 1/2 से 1 लेते हैं तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है 2k/L और 1 - x। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे 2 दोनों में कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे ठीक है। यहाँ पे 4k/L² को कॉमन ले लिया गया ठीक है। क्या किया गया है पूरे इक्वेशन में से 4k क्या किया गया है पूरे इक्वेशन में से हम लोग 4k/L² को कॉमन ले लिए हैं। और क्या किया गया आप लोगों को ध्यान से देखिए 4k/L² कॉमन ले लिया गया फिर 0 से लेकर 1/2 है और यहाँ पे है क्या है x इंटू क्या है x इंटू साइन एन पाई एक्स अपन एल डी एक्स और इधर भी हम लोग का इधर भी यही किया गया है जो भी करना कांस्टेंट था उसको बाहर ले लिया गया इधर भी और इधर भी ले लिया गया और हम लोग का ये बचा है ठीक है 2k x अपन एल होगा तो वहीं पे x छूटा हुआ है। देख लेते हैं वैल्यू फंक्शन क्या दिया हुआ है 2k अपन एक्स है ना तो यहाँ पे x छोड़ दिया हुआ है तो वही वाला x है यहाँ पे। तो ये हम लोग इसको ये आ गया अब हम लोग क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 4k/L² है तो आप लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे x साइन पाई एल एक्स को कैसे इंटीग्रेट कीजिएगा तो इसको आइलेट वाला फंक्शन से हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेंगे ठीक है। और उसके बाद हम लोग सेकेंड वाले में भी क्या करेंगे उसको भी हम लोग वैसे ही इंटीग्रेट कर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग इसमें कुछ खास नहीं है इंटीग्रेट करना है बस संभल के। तो इस स्टेप में याद करवा दूंगी टेंशन मत लीजिए फिर एक बार कर लीजिएगा आप लोग तो ये आ जाएगा फिर इसको हम लोग तोड़ ताड़ लेंगे उसके वैल्यू को पुट कर देंगे तो हम लोग का यहाँ से जब ये सारा सॉल्व किया तो हम लोग कुछ ये आप लोगों का आ गया है सी एन क्या आ गया है सी एन। हम लोग जो जानते हैं क्या जानते हैं जो यू एक्स जो होता है तो हम सी एन का वैल्यू डाल दिए हैं और कॉस एन पाई सी अपन एल और साइन एन पाई एक्स अपन एल डाल दिए हैं ठीक है। और हम लोग का ये वैल्यू आ गया है पूरा बस अच्छा यही करना था इसमें कुछ और खास नहीं है बस वो जो सी एन का वैल्यू है ना वही सी एन का वैल्यू निकालना है। सी एन का वैल्यू क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 2/L इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 1 और एफ एक्स और साइन एन पाई एक्स अपन एल डी एक्स और एफ एक्स जो हम लोग इसको ब्रेक कर लेंगे 0 से हाफ कर लेंगे। अगर नहीं भी पूरा कर पाते तो कम से कम अगर कोई उपाय नहीं है तो कुछ तो पता होना चाहिए ना तो 0 से हाफ और हाफ से 1 कर लेंगे और दोनों में अलग अलग फंक्शन लगा देंगे फिर आप लोग आइलेट लगा के इंटीग्रेट कर लेंगे फिर उसके बाद कुछ कर लेंगे थोड़ा बहुत अपना जो भी दिमाग लगाना होगा ऐसे ऐसे। और हम लोग लास्ट में क्या आंसर याद कर लेते हैं आंसर क्या है 8k/n² पाई² क्या लिखेंगे 8k/n² अपन पाई² 8k/n² साइन एन पाई/2 डाल देंगे और हम लोग इसको अच्छे से सुंदर से बना देंगे पता भी नहीं चलेगा कहीं गलत करेंगे तो ठीक है। चलिए अब आप लोग का नेक्स्ट क्या है डिफाइन क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड काइंड एंड प्रूव दैट। तो क्रिस्टोफर सिंबल क्या होता है फर्स्ट काइंड का और सेकंड काइंड का तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड फिर डेफिनेशन लिखेंगे और जब फिर लिखेंगे क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड फिर डेफिनेशन लिखेंगे। तो क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड इज डिनोटेड बाय आई जे k एंड इज डिफाइंड बाय आई जे के इक्वल टू कैसे डिफाइन करते हैं क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड इज डिनोटेड बाय दिस एंड इज डिफाइंड बाय इस तरीके से डिफाइन करते हैं। देखिए आई जे के है ना तो यहाँ पे आई जे है ना तो माइनस ऑफ टेल आई जे अपन कहलाएगा तो यहाँ पे तो ठीक है। यहाँ तो आप लोग को समझ में आएगा आई जे साथ में तो यहाँ पे माइनस डेल जी आई जे अपन क्या आएगा। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं तो अब हम लोग एक बार ये जे के ऊपर ले लेंगे तो बचेगा आई और उसके बाद हम लोग आई जे के ऊपर ले लेंगे बचेगा आई और उसके बाद आई के ऊपर ले लेंगे तो बचेगा जे और इस तरीके से हम उसको काट लेंगे ठीक है। वह GIJ है कंपोनेंट ऑफ द मैट्रिक टेंसर और जहाँ पे GIJ जो है वो क्या है मैट्रिक टेंसर का कंपोनेंट है और मैट्रिक टेंसर का जो कंपोनेंट होता है वो सिमेट्रिक होता है ये बात आपको पता होना चाहिए ठीक है। वह क्या लिखेंगे वह GIJ आर द कंपोनेंट ऑफ ए मैट्रिक टेंसर और किस तरीके से हम लोग डिफिनेशन लिखे चलिए आप लोग लिखिए तो फर्स्ट क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड लिखिए तो चलिए मैं लिखती हूँ क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड क्या होता है IJ ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डेल अपन 1/2 पहले लिख लेंगे डेल अपन देखिए क्या लिखेंगे पहले जे के लिखेंगे और डेल एक्स आई लिखेंगे फिर प्लस लिखेंगे फिर डेल क्या लिखेंगे आई के अपन डेल एक्स जे लिखेंगे माइनस डेल
आई जे अपन डेल एक्स का लिखेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग का फर्स्ट क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड हो गया। क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड लिखेंगे और लिखेंगे क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड इज डिनोटेड बाय, सेकंड काइंड तो 2 लाइन में होगा, इज डिनोटेड बाय के आई जे एंड इट इज डिफाइंड बाय के आई जे। कैसे डिफाइन होगा देखिए, के आई जे का सेकंड काइंड है तो 2 लाइन में होगा के आई जे। ठीक है, हम लोग का जी होगा जी, और यहाँ पे के है तो के, कोई भी एक नया टर्म ले लेंगे यहाँ पे एल, एल या एच कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, कहीं एल लिया रहेगा कहीं एस लिया रहेगा, और नीचे जो भी है वो लिखेंगे और कॉमा देकर जो नया टर्म लिए वो लिखेंगे। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड। फिर जी के एल इज कॉन्जुगेट टेंसर ऑफ जी के एल। जो ऊपर वाला जी के एल लिखे हैं ये कॉन्जुगेट टेंसर है किसका, जी के एल का। एंड अदर सिंबल यूज इंस्टेड ऑफ के आई जे की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, के आई जे का हम लोग यहाँ पे ये वाला लिख सकते हैं, ये दोनों के आई जे एंड दिस, के आई जे आर दिस एंड दिस, ये इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, वाई ऊपर में के नीचे में आई जे, इस तरीके से के आई जे को लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, नो समेशन इज इंडिकेटेड फैल्कन बट समेशन इज टू बी मेड ओवर, चलिए हटाइए। आप लोगों को ये प्रूफ करना है आई जे एच, तो उसके बाद होता है जी एच के आई जे का। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट फ्रॉम द क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड के आई जे क्या हो जाएगा, के आई जे क्या हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे जी लिखते हैं और ऊपर वाला एलिमेंट लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे जी लिखते हैं और ऊपर वाला एलिमेंट लिखते हैं के, और कोई भी नया एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं और नीचे वाला एलिमेंट लिखते हैं और कॉमा ये लिखते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का वी नो दैट द क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड, दिस हम लोग लिख लेंगे के आई जे बराबर ये होता है, और मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय गिवन जी के एम। आप लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ जी के एम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जी के एम से मल्टीप्लाई कर लिए इधर भी, जी के एम से मल्टीप्लाई इधर कर लिए इधर भी, तो जी के एम से मल्टीप्लाई कर लिए तो इधर जी के एम है के आई जे, और यहाँ पे देखिए जी के एम है जी एच है, तो इसको हम लोग डेल्टा के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, डेल्टा के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। डेल्टा के ऊपर में क्या लिखेंगे, देखिए के तो दोनों में कॉमन है, ऊपर में एच है नीचे में एम है, तो डेल्टा एच ऊपर में आई एम नीचे में लिख देंगे, और इधर आई जे एच तो चल ही रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा आप लोग को आई जे कॉमा एच तो चल ही रहा है, आई जे हाँ कॉमा एच चल रहा है। ठीक है, आई जे कॉमा एच। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस एम बाई एच वी गेट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एम को रिप्लेस करेंगे एच से, तो हम लोग का जी के एच के आई जे हो जाएगा आई जे, और ये तो एच है ही, तो ये हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, बस यही तो प्रूफ करना था, हो गया। वाह कितना इजी प्रूफ है। देखिए सबसे पहले आप लोग क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड से यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेंगे, डेफिनेशन लिखने के बाद हम लोग जी के एम से मल्टीप्लाई कर देंगे, जी के एम से मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा के फॉर्मेट में आ जाएगा, डेल्टा के फॉर्मेट में आ जाएगा ना, डेल्टा के फॉर्मेट में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग डेल्टा फॉर्मेट में आ जाएगा, तो फिर ये हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, जो भी एम को एच से रिप्लेस कर देंगे, फिर जो प्रूफ करना है वो हम लोग को आ जाएगा। फिर सेकंड क्या है, आई जे के प्लस जे के आई। ठीक है, तो आई जे के, तो आई जे के इक्वल टू ये क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड के डिफरेंस से क्या लिख सकते हैं, 1/2 डेल डेल जी आई के अपॉन डेल एक्स जे, फिर प्लस, देखिए प्लस वाला है तो दोनों इधर उधर कर सकते हैं, डेल पहले डेल जी जे के पहले लिख लेंगे फिर आई के लिख लेंगे चलेगा, और माइनस अब क्या लिखेंगे, माइनस डेल ऑफ जी। यहाँ माइनस में हमेशा हम लोग यही लिखते हैं, ये बात तो हमेशा याद रखना चाहिए। लोग प्लस वाला में तो इधर उधर चलता है, लेकिन माइनस में हमेशा ये वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है, माइनस में यहाँ पे ये वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है, बाकी तो दोनों को एक बार आप लोग आई के ले लीजिए और एक बार जे के ले लीजिए। ठीक है, एक बार आई के या फिर एक बार जे के एक बार आई के लिख लीजिए। इसमें क्या लीजिएगा, जे आई ले लीजिए, इसमें क्या लीजिए जे आई ले लीजिए, और एक बार के आई ले लीजिए, और इस तरीके से लिख लीजिए। फिर जो भी कटना है उसको काट पीट लीजिए, और आप लोग का ये वैल्यू जो है ना, सारा काट उठ के बाद यहाँ पे लोग का डेल जी आई के अपन डेल एक्स जी आ जाएगा, और आप लोग का जी आई जी जो मैट्रिक टर्म से जी जो सिमेट्रिक, अगर आप लोग का जी जो है वो मैट्रिक टर्म से होता है तो जी सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक होता है मतलब हम लोग आई के को क्या आई लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का डेल जी आई के अपन डेल एक्स जी, डेल जी आई के अपन डेल एक्स जी आ गया, मतलब बस यही तो प्रूव करना था और क्या ही करना था, डेल एक्स आई जे के प्लस जे के आई या डेल जी आई के अपन ये हो जाएगा। ठीक है, आप लोग का लास्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर। देखिए सबसे पहले समझिए क्या करना है इसमें, आप लोगों को कोवेरिएंट डेरिवेटिव निकालना है किसी भी कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर का, तो हम लोग एक कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर लिखेंगे। तो कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर कैसे लिखते हैं वो देखिए, यहाँ पे आप लोग का ए आई कॉन्ट्रावेरिएंट लिखना है तो हम लोग को ऊपर में लिखना होगा, क्या लिखना होगा ऊपर में, कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर ऐसे लिखते हैं ए आई। तो चलिए हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ए आई लिखना है तो इसको हम लोग कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर लिखेंगे तो इसको चेंज करेंगे, तो मान लीजिए इसको ए डैश पी में चेंज करते, किसमें चेंज करते हैं, ए डैश पी में। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे डेल अपॉन डेल। अब देखिए यहाँ पे आई है तो यहाँ पे कोई ना कोई नया टर्म आएगा, तो क्या आएगा, एक्स आएगा, यहाँ पे डैश नहीं है तो यहाँ पे डैश आएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये आई है तो यहाँ पे हम लोग का क्या आएगा, पी आएगा, और यहाँ पे एक्स आएगा और यहाँ पे आई आएगा। ये हम लोग का कॉन्ट्रावेरिएंट का डेफिनेशन से ये हम लोग का आ जाएगा। अब हम लोग अब इसको हम लोग कोवेरिएंट डेरिवेटिव करना है, मतलब आप लोग को कोवेरिएंट के फॉर्मेट में, मतलब हम लोग कोवेरिएंट मतलब सफिक्स जो है वो क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रावेरिएंट है तो ऊपर इसमें क्यों ऐसा किया है,
डिफाइन कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर। तो कोवेरिएंट का ना तो इसमें ये गलत बनाया है मेरे हिसाब से। इसको है ना हम लोग को ऐसे x के पावर j ऐसे डिफरेंशिएट करना चाहिए। तो कोवेरिएंट डेरिवेटिव है ना, देख लेती हूँ। हाँ, कोवेरिएंट है तो कोवेरिएंट का सफिक्स नीचे में रहता है। सारा जगह यही किया है क्या? और ऊपर में भी कॉन्ट्रावेरिएंट निकाला है ना। हाँ तो चलिए ठीक है, डिफरेंशिएट ऐसे वो नोट्स लिखा गया है सर, प्रोफेसर सर के नोट्स, तो गलत नहीं होगा। देख लेते हैं इसको। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स जे करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेल ए आई अपन डेल एक्स जे, और यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स जे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग का, तो एक्स जे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग पहले इसको एम के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर जे के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग पहले ये डेल ए पी को करेंगे तो डेल ए पी अपन डेल एक्स एम अपन डेल एक्स जी, और ये डेल एक्स आई अपन डेल एक्स पी कांस्टेंट है। फिर सेकंड में क्या करेंगे, ए पी को कांस्टेंट रखेंगे और इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल एक्स स्क्वायर एक्स आई क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर एक्स आई अपॉन डेल एक्स पी, और यहाँ पे डेल एक्स एम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल एक्स जी आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, जो डेल स्क्वायर एक्स आई डेल एक्स होता है वो क्या होता है, गामा ऑफ एच पी एम डेल एक्स आई अपन डेल एक्स एच माइनस दिस, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला आप लोग एक याद कर लीजिएगा और इस फार्मूला को इसमें पुट कर दीजिएगा। पुट करने के बाद जो हम लोग का वैल्यू आएगा उसके बाद हम लोग डमी इंडिसेस पी को एच में फॉर्मेट में चेंज कर देंगे और ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मैं आप लोग को बोलूंगी कि ये आप लोग को डिराइव कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर कहीं और से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, यह है, ठीक है, ये लेके उसको डिफरेंशिएट करके एक फार्मूला यूज करके उसको पुट कर देना है। लेकिन तो समझने में मुझे ही दिक्कत आ रहा है, तो आपको क्या ही समझाओ। ऐसा तो कुछ करना खास नहीं है, डिफरेंशिएट करना है और उसका डेफिनेशन यूज करके हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख दिया है। अगर डेफिनेशन पता है तो आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा। और हम लोग इस तरीके से इसको डेल के फॉर्मेट में डेल यूपी डेल वी एम डेल जे एम लिख के डोमेन में चेंज कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का आज के वीडियो में 2022 के सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए। और मुझे ऐसा उम्मीद लगता है कि अगर आप लोग 1 घंटा का टाइम अभी निकाल के नोटबुक निकाल के 1 घंटा में पूरा क्वेश्चन लिखना चाहिएगा, तो मुझे उम्मीद है लिख लीजिएगा। तो टाइमर लगाइए फोन में और 1 घंटा में पूरा क्वेश्चन को लिख जाइए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 2021 का पूरा रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय।